and next question is the principle of एस्टॉफल। तो आज जो है क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एस्टॉफल एंड रेस जुडिकाटा हम यहाँ पे पढ़ोगे। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसका जो है रेस जुडिकाटा के साथ क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए बेसिकली जो एस्टॉफल का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रतिबंध लगाना। ये जनरली लॉ ऑफ एविडेंस में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप कोई एक बार स्टेटमेंट दे देते हो और आपकी स्टेटमेंट पे कोई पर्सन रिलाय करके उस बात को मान के आपके साथ किसी तरीके का कोई जो है वहाँ पे किसी तरीके का कोई किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है तो बाद में आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। वंस यू मेक एनी स्टेटमेंट यू कांट डिनाइड इन द फ्यूचर टाइम। एक बार आप अगर स्टेटमेंट दे देते हो तो आप फ्यूचर टाइम में उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते हैं। यही एविडेंस लॉ आपको बताता है और इसी को जो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में बेसिकली हम प्रतिबंध बोलते हैं या विबंधन जिसको हम बोलते हैं। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। इट इज रिलेटेड टू द कंडक्ट। ये आपके कंडक्ट आपके व्यवहार से रिलेटेड है। इट डज नॉट अलाउ बिहेविंग इन वन वे एंड एट द टाइम एंड इन अनदर वे एट द अदर टाइम। ये आपको इस चीज़ से रोकता है कि आप एक टाइम पे कुछ और बिहेव करें और कंडक्ट करें और दूसरे टाइम पे कुछ और बिहेव जो है या और कोई कंडक्ट करें। देयर इज नो प्लेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग अ थिंग सेड इन द लॉ ऑफ एविडेंस। तो कॉन्ट्राडिक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, विरोधाभास नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल। इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल बोला जाता है। देखिए एस्टॉफल लिटरली मीन्स टू स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, प्रतिबंध लगाना, रोकना। अकॉर्डिंग टू इट व्हेन एनी पर्सन सेज वन थिंग एट वन टाइम एंड अनदर थिंग एट अनदर टाइम देन ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। दिस इज कॉल्ड एस्टॉफल। अगर कोई एक इंसान जो है एक टाइम पे कुछ और बात बोलता है, दूसरे समय पर वो उसी चीज से रिलेटेड कोई और बात बोलता है, तो कानून उसको ये करने से रोकता है। इसी को हम एस्टॉफल बोलते हैं। सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट भी जो है इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे देता है। When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permit another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person of or his representative to deny the truth of that thing। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि अगर कोई पर्सन जो है खुद डिक्लेरेशन करता है किसी एक्ट या ओमिशन करके या इंटेंशनली जो है किसी दूसरे पर्सन को उस चीज़ पे विश्वास दिला देता है जो कि एक्चुअल में सच नहीं है, और दूसरा पर्सन जो है उसकी बात पे आके उस थिंग पे विश्वास कर लेता है। बाद में अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस टाइम पे वो उस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता, उस ट्रुथ से डिनाई नहीं कर सकता जो स्टेटमेंट उसने पहले दी, चाहे उसने वो इंटेंशनली दी, जानबूझ के दी, लेकिन बाद में वो उस स्टेटमेंट से अब मुकर नहीं सकता है। यही जो है लॉ ऑफ एस्टॉफल आपको बोलता है। देखिए वेयर एनी पर्सन इंटेंशनली कॉजेज अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। जहाँ पे एक इंसान जो है दूसरे इंसान को जानबूझ के एक चीज़ पे विश्वास दिला देता है कि ये सच थिंग है, सच बात है, उसके एक्ट से या उसके ओमिशन से या उसके डिक्लेरेशन से, और उसकी इस बात को मानते हुए अदर पर्सन एक्ट अपॉन सच बिलीफ, दूसरा पर्सन जो उसकी बात को मानते हुए कोई एक्ट वहां पे कर देता है, देन दैट पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू डिनाई द ट्रूथनेस ऑफ दैट थिंग। तो अब पहले वाले इंसान को जो है जो स्टेटमेंट उसने पहले दी थी उस स्टेटमेंट से मुकरने से जो है ये जो है आपको सेक्शन रोकता है। तो आपने एक बार जो स्टेटमेंट किसी को दे दी, बाद में आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने वहां पे चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला, दूसरे पर्सन ने आपकी बातों पे आके कोई एक्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते हैं। यही जो है आपको एस्टॉफल बताता है। देखिए कुछ केस लॉ आपके पास यहाँ पे। इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट डिनाई थिंग्स आफ्टर हैविंग स्टेटेड टू बी ट्रू। इसका मतलब यही हुआ कि एक बार अगर आप कोई चीज़ बताते हैं और बोलते हैं कि ये सच बात है, तो बाद में आप उस बात से मुकर नहीं सकते हैं। बी मंजूनाथ वर्सेस CG श्रीनिवासन के केसेस में भी यही बोला गया। इट हैज स्टेटेड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट दैट बाय वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल प्लेंटिफ मे बी स्टॉप टू गो बैक ऑन हिज रिप्रेजेंटेशन। तो प्लेंटिफ को वहां पे अपनी उस रिप्रेजेंटेशन से वापस गो बैक होने से रोक सकता है, उसको मना करने से जो अब पहले जो उसने स्टेटमेंट दी थी अब वो स्टेटमेंट से मुकर रहा है, ऐसा करने से उसको जो है रोका जा सकता है। इसी को हम एस्टॉफल बोलते हैं। एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, अ पर्सन एक्सेप्ट हिज लायबिलिटी टू मेक पेमेंट आफ्टर एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। एक पर्सन जो है
आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर जो है एक लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे कोई पेमेंट करनी है। आर्बिट्रेशन अवार्ड, आपको पता है आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे आर्बिट्रेटर ने एक अवार्ड आपके केस दे दिया तो फिर आपको वो पेमेंट करनी है, तो उसमें उसने जो है लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। सच पर्सन कैन नॉट लेटर चैलेंज द अवार्ड। अब क्योंकि उसने लायबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है, एक चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बाद में उस स्टेटमेंट से वो मुकर नहीं सकता। अब वो चैलेंज को जो है उस अवार्ड को, जो कि आर्बिट्रेटर अवार्ड है, उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि अब मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो सेक्शन 115 gives a good example. A intentionally and falsely lead B to believe that certain land belong to A. A जो है जानबूझकर B को ये बताता है, उसको यकीन दिलवा देता है कि सर्टन प्रॉपर्टी जो है A की है। A जो है B को पूरा यकीन दिलवा देता है, जानबूझ के यकीन दिलवाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर बेस में वो मेरी ही है। एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। तो वो बी को जहाँ पे इंड्यूस करता है, उसको जो है यहाँ पे उकसाता है कि वो उस जमीन को खरीद ले, और बी जो है उस जमीन को खरीद भी लेता है। वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। लेकिन बाद में सच में वो प्रॉपर्टी जो है ए की हो जाती है। पहले जिस टाइम पे उसने बी को बोला कि ये जो प्रॉपर्टी मेरी है और आप इसको खरीद लीजिए, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी। हो सकता है वो अभी पार्टीशन में थी, अभी उसकी पार्टीशन नहीं हुई थी, या प्रॉपर्टी उसको अभी मिलनी थी, कोई विल हुई थी, जब किसी की डेथ हो जाएगी उसके बाद वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इट मीन्स कि जब उसने ये जो बी बंदे के साथ कमिटमेंट की, बताया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी का मालिक वहां पे नहीं था, लेकिन उसने उसको इंड्यूस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उससे सर्टेन पेमेंट ले ली और जमीन जो है उसको दे दी। और थोड़े दिनों के बाद अब ए को वो लैंड मिल जाती है। ए सीक टू सेट असाइड द सेल ऑफ द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल। अब ए क्या करता है, क्योंकि उसने तो वो जमीन दे दी है, बाद में उसकी होगी, तो अब वो इस सेल डीड को ना सेट असाइड करना चाहता है कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी उसको दी थी, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, तो इस बेस पे वो उसका कोई टाइटल जो है बी का यहाँ पे नहीं बनता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने जो पहले स्टेटमेंट दी है, अब उसी स्टेटमेंट पे उसको जो है अमल लाना होगा। पहले वो फॉल्सली दे रहा था, अब सच में उसकी है, तो वो मुकर नहीं सकता है, उस सेल डीड को जो है सेट असाइड वहां पे नहीं कर सकता है। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल जो है इक्विटी के रूल पे चलता है, इक्विटी के सिद्धांत पे वहां पे चलता है। देखिए यहाँ पे शामिन बेग वर्सेस नजुमुन इंसा बेगम का केस भी है। इन दिस केस अ डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ विद एन इंटेंशन दैट द वाइफ हैज बीगॉटन बिफोर द मैरिज विद हस्बैंड। अभी देखिए इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, और उसमें जो है बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, और वाइफ जो है मैरिज से पहले ही कहीं और प्रेग्नेंट होगी और वो बच्चे को जन्म देगी। इस बात को उन्होंने पहले, हस्बैंड ने इस बात को पहले एक्सेप्ट कर लिया। द हस्बैंड हैड एक्सेप्टेड दैट फैक्ट द नोइंग दैट द चाइल्ड, और हस्बैंड ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसके पेट में बच्चा है या वो बच्चे को जन्म देने वाली है। द वाइफ गेव बर्थ टू चाइल्ड ऑन द डे ऑफ मैरिज। अब उस बच्चे ने जो है मैरिज वाले दिन, उस वाइफ ने मैरिज वाले दिन जो उस बच्चे को जन्म दे दिया। द हस्बैंड कुड नॉट चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। अब हस्बैंड जो है यहाँ पे उस जो बच्चे की जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहले इस सारी चीज को एक्सेप्ट वहां पे कर चुका है। इट मीन्स कि वो पहले उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, अपनी स्टेटमेंट से अब मुकर नहीं सकता। ही इज बाउंडेड बाय द प्रीवियस स्टेटमेंट। और जो पहले स्टेटमेंट उसने दी थी और बच्चा उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद फिर जो है बाद में अपनी स्टेटमेंट को बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये जस्ट एन इक्विटी ऑफ फेयरनेस के बेसिस पे जो है बना हुआ डॉक्यूमेंट आपको देखेंगे यहाँ पे। पिकर्ड वर्सेस स्पेयर्स के केसेस में यही बोला गया है कि जब जानबूझ के आपको यहाँ पे स्टेटमेंट करते हो और उसकी स्टेटमेंट को बिलीव करके कोई आपके साथ जो पर्टिकुलर कंडक्ट कर लेता है, या आप किसी को इनकरेज कर दो किसी एक्ट को करने के लिए, और आपको पता है कि वो एक्ट जो वो कर रहा है वो मेरी बातों पे आके कर रहा है और बात जो वो झूठ है, तो उस कंडीशन में फिर आपको जब एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो जाएगी तो उसको एस्टॉप वहाँ पे किया जा सकता है, उसको रोका वहाँ पे जा सकता है। तो ऑन द बेसिस सच डेफिनेशन अब आप बहुत आराम से जो है एस्टॉफल के जो है यहाँ पे एलिमेंट निकाल सकते हैं, फीचर्स निकाल सकते हैं। पहला है आपके पास अ पर्सन मिस रिप्रेजेंटेड बाय हिज एक्ट ओमिशन और डिक्लेरेशन। तो एस्टॉफल में क्या होता है, एस्टॉफल का प्रिंसिपल में सबसे बात पहली क्या होनी चाहिए कि एक पर्सन जो है अपनी मिस रिप्रेजेंटेशन से, अपने किसी एक्ट से या किसी ओमिशन से या डिक्लेरेशन से कोई अपने एक्ट ओमिशन डिक्लेरेशन से कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर रहा है,
दूसरा, सच मिस रिप्रेजेंटेशन इज रिगार्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट से रिलेटेड है। वो हो सकता है फैक्ट को किसी लैंड के बारे में बता रहा हो, या किसी मैरिज के बारे में बात कर रहा हो, या किसी और चीज़ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हो जो एक्चुअल में नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट से रिलेटेड होगी। सच मिस रिप्रेजेंटेशन इज इंटेंशनली कॉज टू मेक अ पर्सन बिलीव अ थिंग, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन जो है जानबूझ के कर रहा है ताकि कोई उसकी बातों पे यकीन कर ले। द अदर पर्सन बिलीव सच मिस रिप्रेजेंटेशन टू ट्रू, और दूसरा पर्सन जिसको ये रिप्रेजेंटेशन की जा रही थी वो उसकी बात को विश्वास कर ले कि वो सच है, वो स्टेटमेंट सच है। अदर पर्सन डज सम एक्ट बिलीविंग सच मिस रिप्रेजेंटेशन, इस मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अदर पर्सन कोई एक्ट कर लेता है। मान लीजिए जैसे आपने एग्जांपल देखा कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, लेकिन उसने पूरा विश्वास वहां पे दिलवा दिया कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो एक्ट कर देता है उसकी बात पे आके, मीन्स को वो प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। मतलब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कोई एक्ट वहां पे वो कर देता है। सच एक्ट कॉजेज इंजरी टू द अदर पर्सन, और दूसरे पर्सन को इससे इंजरी होगी, ऑब्वियसली बात है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो बेच भी नहीं सकता, तो यहाँ पे इसने खरीद ली तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हुआ। सच पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको, उस अदर पर्सन को जिसको मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, उसको एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं है। अगर उसको एक्चुअल सिचुएशन का पता होता तो फिर रूल ऑफ एस्टॉफल वहां पे अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स कि जिसको बिलीव करवाया जा रहा है कि किसी फैक्ट के बारे में, उसको उस फैक्ट के बारे में एक्चुअल में जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये है कुछ बेसिक एलिमेंट। अब आपके पास टाइप ऑफ एस्टॉफल है, कितने टाइप का एस्टॉफल होता है। एस्टॉफल बाय रिकॉर्ड, तो अगर आपका जो आपकी स्टेटमेंट जो है, जो आपका जो स्टेटमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड के तौर पे है, तो आप फिर उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ही चलना पड़ेगा, आप उस स्टेटमेंट से बाद में मुकर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। एस्टॉफल बाय रिकॉर्ड इज क्रिएटेड बाय द डिसीजन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट व्हेन एनी कोर्ट decided finally over a subject, then it become conclusive and the parties, their representative, executor, administrator become bound to that। जैसे एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी मैटर को सुन लेती है, उस पर कोई डिसीजन दे देती है, तो उस डिसीजन को भी सभी को मानना ही पड़ता है, वो उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाउंड है। दे कैन नीदर ब्रिंग अनदर सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट नॉर कैन मेक अ सेम सब्जेक्ट डिस्प्यूटेड, दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो, इट इज ऑल्सो लाइक अ रेस जुडिकाटा। तो एक बार एक डिसीजन हो जाता है तो उस डिसीजन से रिलेटेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्टीज हैं, एग्जीक्यूटिव, सभी को उसको मानना पड़ेगा। अब वो सेम मैटर पे फिर से सूट नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट वहां पे हुई है, जो डिसीजन दिए हैं, अब वो फाइनल है। अब उस डिस्प्यूटेड मैटर पे जो है वो फिर से कोर्ट में लेके नहीं आ सकते हैं, इसको जो है स्टॉप किया जाता है। और ये थोड़ा सा रेस जुडिकाटा की तरह, जो कि जैसे कि अपने सीपीसी में आगे पढ़ना है। एस्टॉफल बाय डीड, एस्टॉफल बाय डीड क्या होता है। व्हेन एनी पर्सन बिकम बाउंड टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड रिगार्डिंग फ्यू फैक्ट्स, तो अगर एक पर्सन जो है वो उसको बाउंड होना पड़ेगा उस स्टेटमेंट से, जो कि उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है किसी फैक्ट के रिगार्डिंग, बाद में वो पर्सन जो है अपनी उस स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड हो चुकी है उसे डिनाई नहीं कर सकता है। एस्टॉफल बाय कंडक्ट भी होता है। एस्टॉफल बाय कंडक्ट इज सच एस्टॉफल विच अराइज ड्यू टू द एक्ट, अगर कोई आप ऐसा एक्ट करते हो, ओमिशन करते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन दूसरी पार्टी को करते हो, व्हेन एनी पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू बिलीव बाय सच वर्ड, अपने उस वर्ड से, अपने उस कंडक्ट से जो है वो दूसरे पर्सन को ये बिलीव कराता है कि वो बात जो है सच है, और उस बात पे मान के जो फर्स्ट पर्सन जो है, सेकंड पर्सन जो है वहां पे कोई एक्ट कर देता है, तो बाद में फिर वो उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता है जब सिचुएशन ऑल अबाउट चेंज हो जाएगी। तो उसके कंडक्ट के बेसिस पे भी जो है वहां पे एस्टॉफल लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास, ए सेल्स हिज लैंड एंड सेल डीड इज अटेस्टेड बाय हिज सन, ए जो है एक लैंड सेल कर देता है और उस सेल डीड को उसका ही बेटा जो है अटेस्टेड करता है, किसी बी पर्सन को वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं और अटेस्टेड करने वाला खुद सन ही है ए का। द सन डज नॉट ऑब्जेक्ट इवन व्हेन द सेल डीड वाज एडवर्सली अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट, अब बाद में वो सन जो है उस सेल डीड को जो है चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हालांकि उसका इंटरेस्ट वहां पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उस सेल डीड को उसने खुद ही अटेस्टेड किया है। इट मीन्स कि उसने वहां पे उस जो सेल डीड को एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसका जो इंटरेस्ट वहां पे इफेक्ट हो रहा है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। द सन कैन नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन, ही विल बी स्टॉप्ड फॉर रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन, अब वो कोई भी ऑब्जेक्शन वहां पे नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको सारी बात का पता है, उसने खुद उसको अटेस्ट किया है। इट मीन्स कि उसने सारी बातों को वहां पे एक्सेप्ट कर लिया है, एक स्टेटमेंट जो है उसने एक्सेप्ट वहां पे कर लिया, एक फैक्ट को उसने एडमिट वहां पे कर लिया है। इक्विटेबल एस्टॉफल क्या होता है, सच एस्टॉफल विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द, जो ऐसा एस्टॉफल जो कि किसी भी लॉ में प्रोवाइड नहीं किया गया है उसको इक्विटेबल एस्टॉफल बोलते हैं।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल एस्टॉफल आर इन सेक्शन 41-43 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो अगर लॉ के अंडर किसी भी तरीके का एस्टॉफल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टॉफल होते हैं, जैसे आपके पास कंडक्ट है, बाय डीड है, बाय रिकॉर्ड है, इस तरीके के एस्टॉफल दे रखे हैं। ऐसा कोई एस्टॉफल जिसके बारे में कोई भी वहाँ पे लॉ में नहीं लिख रखा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल एस्टॉफल दिया जा सकता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 और 43 इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे कोर्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, दोनों पार्टी के साथ जस्टिस होगा, बायस नहीं करना है, दोनों पार्टीज को इक्वल मौका देना है। और अगर वहाँ पे उनको लगता है कि एस्टॉफल होना चाहिए तो एस्टॉफल हो सकता है। जैसे आपके पास यहाँ पे केस है कुमारी स्वप्न रानी दास वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी है। अंडर इट यूनिवर्सिटी इशू ट्वाइस प्रोविजनल सर्टिफिकेट टू द स्वप्न रानी दास। यूनिवर्सिटी जो है 2 बार जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो स्वप्न रानी दास को जो है इशू कर देती है विद द इंटेंशन दैट शी हैज पास्ड इंटरमीडिएट। इस इंटेंशन के साथ कि जो है उसने जो है इंटरमीडिएट पास कर ली है। द यूनिवर्सिटी इज लेटर स्टॉप्ड फ्रॉम डिक्लेयरिंग दैट शी हैज फेल्ड। अगर वो फेल भी हो जाती है लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, तो बाद में यूनिवर्सिटी वहाँ पे रोक नहीं सकती एंड हैज और जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है अब उसको फेल वहाँ पे नहीं कर सकती है। तो एक बार देखिए ये हर चीज़ पे लागू होता है, जहाँ पे आप एक काम कर देते हैं तो उसके बाद आप उस काम से फिर मुकर नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको खुद एक गजेट इशू किया और वहाँ पे आपको पास डिक्लेयर कर रखा है और बाद में पता चलता है कि वो तो पास हुआ ही नहीं था, लेकिन आपने ऑफिशियल गैजेट में उसको पास कर रखा है, तो बाद में यूनिवर्सिटी भी अपनी उस स्टेटमेंट से, उस डॉक्यूमेंट से मुकर नहीं सकती है। यही जो है इक्विटेबल एस्टॉफल वहाँ पे होता है। प्रॉमिसरी एस्टॉफल क्या है? Promissory estoppel has organized as exceptional to the consideration in the field of contract law. When any person promises another to lend him certain relief or profit and other changes his position on the basis of such promises, then the person making promises shall be stopped from stating that his promise was without any consideration. तो एक बार आप किसी को कोई प्रॉमिस कर देते हैं कि कोई किसी कंसिडरेशन को, किसी प्रॉफिट से रिलेटेड, तो बाद में आप उस स्टेटमेंट से नहीं मुकर सकते हैं, यही बोला गया। जिंदल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड AI 2005 का केस है। Karnataka High Court that the promissory estoppel is not related to any contract or evidence law but it just equity and fairness in action। तो promissory estoppel जो है ये किसी लॉ में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी और फेयरनेस जो है होता है, जो कि कोर्ट पे डिपेंड जनरली करता है। अब एस्टॉफल के ऐसा नहीं है कि एस्टॉफल जो है एक एब्सोल्यूट रूल है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल डज नॉट अप्लाई टू दोज मैटर वेयर बोथ पार्टीज हैव द नॉलेज ऑफ द ट्रूथनेस। तो पहली बात यही है, एस्टॉफल के अंदर आपने यही पढ़ा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंड्यूस करती है, उसको कुछ जो है ऐसे फैक्ट के बारे में बताता है जो कि एक्चुअल में जो है ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी उसकी बात को मान के वहाँ पे कोई एक्ट कर देती है। इट मीन्स कि दूसरी पार्टी को ये पता नहीं है कि वो बात सच है कि झूठ है। इट मीन्स कि अगर दोनों पार्टीज को वहाँ पे उस फैक्ट का पता है तो फिर एस्टॉफल वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। पहली बात यही बोली गई है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द स्टैट्यूट। कानून के अगेंस्ट जो है आप प्रिंसिपल एस्टॉफल जो है अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे कानून में लिख रखा है किसी प्रोविजन से रिलेटेड कि यहाँ पे प्रिंसिपल एस्टॉफल लागू नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा, कानून में लिख रखा है स्पेशली ना। अब नेक्स्ट आपके पास इट डज नॉट ऑल्सो अप्लाई इन द रेगुलेशन। जो सरकार की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वहाँ पे भी जो है एस्टॉफल अप्लाई नहीं होता। इट डज नॉट अप्लाई टू द अल्ट्रा वायरस ऑर्डर ऑफ द डिसीजन। अगर ऐसे डिसीजन कोर्ट के थ्रू जो कि उसने अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाके अगर कोई डिसीजन दिए हैं तो वहाँ पे भी जो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। द प्रिंसिपल एस्टॉफल डज नॉट ऑल्सो अप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पे किसी केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल एस्टॉफल जो है लागू नहीं होता है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मैटर जाता है तो वो जनरली क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होता है, और वहाँ पे ये जो स्टेटमेंट जो आपने पहले दी है अब बाद में नहीं दे सकते, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं चलता। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के मैटर में प्रिंसिपल एस्टॉफल जो है अप्लाई नहीं होता है। इट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द सॉवरेन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो सॉवरेन एक्ट है, अपनी प्रभुसत्ता के अंदर आके जो भी काम करते हैं वहाँ पे भी जो है एस्टॉफल नहीं होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है अपनी बात से मुकर भी सकती है, ये बोला गया। मेरे साइलेंस नॉट एस्टॉफल, तो साइलेंस एस्टॉफल नहीं है। अगर वहां पे किसी पर्सन की बोलने की ड्यूटी नहीं है तो वो जो है एस्टॉफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास द प्रिंसिपल डज नॉट
अप्लाई अगेंस्ट द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनर। तो ये आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि अगर माइनर जो है कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे करता है और वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फ़ायदा ले लेता है, तो आप जो है वहाँ पे जो आपके पास कोर्ट में जाके उस माइनर के अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल लागू नहीं करा सकते कि वो पहले स्टेटमेंट कोई और दे रहा था, अब स्टेटमेंट कुछ और दे रहा है, क्योंकि वो माइनर है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो है माइनर को जो है कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी से बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो वो जो है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन का रूल ऑफ एस्टॉफल से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपने ये पढ़ा हुआ है। अब डिफरेंस बिटवीन द एस्टॉफल एंड रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा आपने सीपीसी में पढ़ा है। सीपीसी में रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है कि अगर एक इशू को एक पार्टीज के बीच में जो इशू है एक कोर्ट उसको डिसाइड कर चुकी है, तो सेम इशू को सेम फैक्ट के बेसिस से फिर से आप उसी कोर्ट में लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल सूट। तो एक सूट के लिए एक डिसीजन बहुत है, आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा इस रूल के अंडर कि आप सेम थिंग सेम फैक्ट जो कि एक कोर्ट जो है डिसाइड कर चुकी है उसी कोर्ट में या किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप उस मैटर को लेके फिर पहुंच जाएं। ये आपको रेस जुडिकाटा के थ्रू रोका जाता है। एस्टॉफल स्टॉप एनी पर्सन टू से वन थिंग एट वन टाइम एंड अदर थिंग एट अदर टाइम। तो एस्टॉफल जो है आपको एक ही बात को दो बार अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से बोलने से रोकता है, लेकिन रेस जुडिकाटा जो है कोर्ट को एक केस को दो बार सुनने से रोकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एस्टॉफल इज अ रूल ऑफ एविडेंस लॉ एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस। तो एस्टॉफल जो है रूल ऑफ एविडेंस है और जो कि इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइंस के बेसिस पे जो है सुना जाता है। इट मीन्स कि ये जो है दोनों पार्टीज के साथ जो है न्याय करता है, इक्विटी के बेसिस पे होता है, किसी लॉ के बेस पे नहीं होता। रेस जुडिकाटा इज रूल रिलेटेड टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जो एस्टॉफल जो है ये जो है बेस्ड है इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस के बेसिस पे, और जो आपका जो है रेस जुडिकाटा है ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है। एस्टॉफल अराइजेस बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन वेयर एज रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द। तो एस्टॉफल क्या करता है, ये किसी की पर्सन की मिस रिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट जो होता है उससे अराइज होता है। रेस जुडिकाटा जो है अराइज होता है किसी कोर्ट के डिसीजन, क्योंकि उसने कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर से आप उस सेम फैक्ट के बेसिस पे उस कोर्ट में नहीं जा सकते। एस्टॉफल स्टॉप्स एनी पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट। तो एस्टॉफल क्या करता है, किसी पर्सन को उस स्टेटमेंट जो कि उसने पहले दी थी उसकी ट्रूथनेस को डिनाई करने से रोकता है। रेस जुडिकाटा जो है कोर्ट को स्टॉप करता है कि वो जो केस आपने खुद डिसाइड कर दिया है उसको फिर से आप ना सुने। तो ये आपके पास रेस जुडिकाटा और प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉफल और प्रिंसिपल एस्टॉफल में यही बताया गया कि आप एक बार अगर कोई स्टेटमेंट कर देते हैं तो आप फ्यूचर टाइम में उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टेटमेंट कर दी और आपकी स्टेटमेंट पे रिलाई करके किसी ने कोई एक्ट कर दिया, तो बाद में जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी तब उस टाइम पे आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते हैं। और ये सारा जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।